रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन आता है। तो रिसेंटली आप देखोगे तो धनिया एम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स का एक जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर केरला एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2007। और मतलब देखो यहाँ पे धन्य एम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को साइड कर दिया अंडर केरला एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2007। लेकिन उसको साइड रखने से उन्होंने क्या किया, हेल्ड दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो मस्ट नॉट बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है आप उसको सब्सटीट्यूट नहीं यूज़ कर सकते हो फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस और बाईपास बेल ऑर्डर। मतलब बेल ऑर्डर को आप बाईपास नहीं कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो चलो देखो इतना तो हो गया, मतलब स्टेट ऑफ केरला से कुछ रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया है। तो पहले पढ़ लेते हैं ना प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या, तो हमको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है कि डिटेंशन ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन को आप हटा रहे हो उसके पोस्ट से विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट। ठीक है, मतलब कोर्ट में उसका ट्रायल नहीं चल रहा है। देखो जैसे मान लो कोर्ट का ट्रायल, अब समझ रहे हो, मान लो आपको कोई गिरफ्तार करा, पुलिस गिरफ्तार करा, तो विद इन 24 आवर्स यू नीड टू बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। अब वहाँ से कोर्ट आपका मतलब जैसे ही आप कोर्ट में जाओगे ना तो वहाँ से आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका मुकदमा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को ट्रायल कहा जाता है। तो डिटेंशन, किसी पर्सन को आप डिटेंड कर रहे हो विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन बाय अ कोर्ट, या फिर कोर्ट ने कुछ बोला है नहीं उसके बारे में, तो आप उसको उसी के बारे में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में ऑन रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ हिम डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर। देखो मतलब समझ में तो आपको नहीं आया होगा, आई नो। देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि आप डिटेंशन कर रहे हो, उस आदमी को बंदी बना रहे हो। पहले आपको कोर्ट में ट्रायल चलना चाहिए था ना, उसके बिना आप उसको बंदी बना दिए हो, और कोर्ट आपको एज इन उसको गुनहगार घोषित करेगा तब ना बनाओगे, लेकिन नहीं, उससे पहले आप उसको डिटेंड कर लिए, उसको आप बंदी बना दिए हो। ठीक है, और क्यों बंदी बनाया हो, कोई ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन किया है, कोई ऐसा काम किया है, अन एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर के लिए बहुत डेंजरस है। अब आपको समझ में आया ना, आई होप दैट यू आर गेटिंग। हो सकता है कि मैंने ज़्यादा इलाबोरेट कर दिया, लेकिन आपको समझ में आना वो मेन है। देखो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, देखो वो क्या कर सकता है, वो ऐसा लॉ बना सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में अंडर आर्टिकल 22। मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर प्रिवेंटिव डिटेंशन में लॉ ला सकता है आर्टिकल 22 के अंतर्गत, जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 22 क्लॉज 2। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है किसके अगेंस्ट, तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो किसी को अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 22 क्लॉज 2। बेसिकली प्रोटेक्शन आर जो नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ आर्टिकल 22 क्लॉज 3। मतलब ये जो प्रोटेक्शन जो है ना वो आर्टिकल 22 क्लॉज 3 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, उसको नहीं बचाएगा, जो वैसा जो आर्टिकल 22 क्लॉज 3 के अंतर्गत वैसा काम जो आएगा उसके अंतर्गत लॉ जो परमिट करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। कौन सा लॉ जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन को परमिट करता है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सेक्शन 168 टू 172 डील करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पॉलिसीज, जिसमें कोई भी पर्सन, नो पर्सन जो अरेस्ट किया जा सकता है अंदर द सेक्शन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स। मतलब किसी को आप 24 घंटा से ज़्यादा जेल में बंद नहीं कर सकते हो विदाउट कोर्ट में रिप्रेजेंट किए। ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट अनलेस ही फर्दर डिटेंशन इज रिक्वायर्ड अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ BNSS। मतलब कोई और प्रोविजन ऐसा ना, मतलब नहीं आपको मिला BNSS के अंतर्गत कि आप उसको क्यों रख रहे हो, तो आप उसको नहीं रखना है। ठीक है, अदर्स पे आप देखोगे सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, UAPA 1968, मतलब ये सब जो है प्रोविजंस इसके अंतर्गत आप रख सकते हो। ठीक है, बाकी और कुछ दूसरा रीजन हो तो आप नहीं रख सकते हो। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी MISA 1971, फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी को COFEPOSA 1974, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS 1985, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट PBMSECA 1980 एक्सेट्रा। ग्राउंड क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विस एंड डिफेंसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आप देखोगे प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जो है राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ अरेस्टेड ग्राउंड। मतलब क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के तहत आपको बताना होगा कि आपको वो क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, कोई भी अरेस्ट कर रहा है क्यों कर रहा है। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 जो है वो प्रिवेंशन प्रेजेंटेशंस बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट के पास आपको एज इन क्या बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट करना है 24 घंटा के अंतर्गत, और डिटेंशन बियॉन्ड रिक्वायर्स अ मजिस्ट्रियल अप्रूवल। मतलब अगर उससे ज़्यादा भी अगर उसको बंद रख रहे हो
तो आपको एक मजिस्ट्रेट से अप्रूवल चाहिए। फिर आर्टिकल 22 क्लॉज 4 जो है डिटेंशन बियॉन्ड बियॉन्ड 3 मंथ रिक्वायर एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल। मतलब देखो अगर मान लो आप 3 महीने से ज़्यादा उसको आप डिटेन कर रहे हो तो एक आपका बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल भी चाहिए। आर्टिकल 22 क्लॉज 5 जो है वो क्या करता है, अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ द ग्राउंड फॉर डिटेंशन एंड अपॉर्चुनिटी, जो कंटेस्ट करेगा डिटेंशन ऑर्डर को। उसमें देखो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन आप देखते हो तो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 950 ये क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपहेल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 950। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 950 को अपहेल्ड मतलब तवज्जो देता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लिसिट प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 5। फिर विजय नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1984 ये क्या करता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है शुड नॉट बी यूज्ड, उसको आप सिर्फ सरकमवेंट रेगुलर क्राइम प्रोसीजर की तरह आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। उसके बाद रेखा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011 जो है बेसिकली प्रिवेंटिव वो क्या कहता है, मतलब क्या जजमेंट देता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो एक एक्सेप्शन है टू आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लाइफ का एक वो एक्सटेंशन है और वो अप्लाइड रेयरली अप्लाई होना चाहिए, ठीक है, हर वक्त आप उसको एज एन यूज़ नहीं कर सकते हो। जेल में बंद करना एक रीज़न थोड़ी है, ठीक है, वो ये कहना चाहता है। उसके बाद जसलीला साजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 अगर वो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इफ़ देयर इज़ अ फेलियर और इवन डिले इन फर्निशिंग द डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन such detention तो it will amount to denial of rights to make an effective representation under article 22 clause 5। मतलब अगर मान लो उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है, आप लोगों ने डिटेन कर लिया है, तो वो बेसिकली होता क्या है, ये डिनाइल ऑफ राइट्स है, उनको राइट्स से आप उनको वंचित रख रहे हो। ओके, अब देखो पर्सनैलिटी राइट्स अब देखते हो। सबसे पहले रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया पर्सनैलिटी राइट्स, मतलब फिर से दिल्ली हाई कोर्ट प्रोटेक्टेड पर्सनैलिटी राइट्स ऑफ सदगुरु जग्गी वासुदेव फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड विया AI बाय वेबसाइट एंड प्लेटफॉर्म। मतलब देखो हुआ क्या है कि सदगुरु जग्गी वासुदेव जो है ना, इनका जो पर्सनल राइट जो है ना उसको मिसयूज़ किया जा रहा था विया AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेबसाइट और प्लेटफॉर्म में। अब देखो पर्सनैलिटी राइट्स होता क्या है, तो देखो राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ देयर पर्सनल एट्रीब्यूट्स, जैसे कि नाम, इमेज, वॉइस, लाइकनेस, डिस्टिंक्टिव एक्सप्रेशंस और ट्राइट्स, वो एज एन आप यूज़ कर रहे हो उस पर्टिकुलर इंसान का विदाउट उनके पर्सनल कंसेंट के, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है कि राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल जो कंट्रोल करता है अनऑथराइज्ड यूज़, ठीक है, आप उनके अथॉरिटी के बिना यूज़ कर रहे हो, जैसे कि उनका नाम हो गया, इमेज हो गया, है ना। ये बेसिकली राइट जो है वो इंक्लूड करता है बहुत कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एस्पेक्ट्स। उसके बाद नॉट एक्सप्रेसिवली मेंशन्ड इन एनी स्टेट्स इन इंडिया। कंपोनेंट आप देखोगे पर्सनैलिटी राइट्स का, तो राइट टू पब्लिसिटी, दैट इज राइट टू प्रोटेक्ट वंस इमेज, किसी के इंसान की इमेज को प्रोटेक्ट करना है, उनके लाइकनेस को फॉर बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड, वो कमर्शियली आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो विदाउट परमिशन। पार्शियली एंड इनडायरेक्टली गवर्न किया जाता है बाय स्टेट्स स्टैट्यूट लाइक ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और कॉपीराइट एक्ट 1957। ये दोनों जो एक्ट है ना, ये पार्शियली इनडायरेक्टली गवर्न करता है। राइट टू प्राइवेसी जो है बेसिकली राइट टू नॉट हैव वंस पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटेटेड पब्लिकली विदाउट परमिशन आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। गवर्न अंडर आर्टिकल 21 एंड थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन जस्टिस KS पुट्टास्वामी, जो रिटायर्ड जजमेंट है, मतलब केस 2017। पॉस्थुमसली पर्सनैलिटी राइट्स इन इंडिया में देखो, मतलब मरना उपरांत आफ्टर द डेथ नो स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन प्रोटेक्टिंग पॉस्थुमस पर्सनैलिटी राइट्स। हाउएवर एम्बुलेंस एक्ट 950 के अंतर्गत प्रोहिबिट करता है कमर्शियल यूज़ ऑफ इमेज ऑफ महात्मा गांधी एंड प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, मतलब कमर्शियल यूज़ आप उसको नहीं कर सकते हो महात्मा गांधी के इमेज को और प्राइम मिनिस्टर्स के। फिर दीपा जय कुमार वर्सेस AL विजय 2019 का जजमेंट जो है ये बेसिकली पर्सनैलिटी राइट्स में ये है कि पर्सनैलिटी राइट्स रेप्यूटेशंस और प्राइवेसी एंजॉय करता है बाय पर्सन्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कम्स टू वन एंड आफ्टर हिज और हर लाइफ टाइम। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट और पर्सनैलिटी राइट्स इन इंडिया में देखोगे सबसे पहले ICC डेवलपमेंट मतलब इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस अरवी इंटरप्राइजेज 2003 दिल्ली हाई कोर्ट में कोई भी एफर्ट टू टेक अवे द पब्लिसिटी
राइट्स फ्रॉम इंडिविजुअल वुड बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 एंड 21। मतलब आप उनके पर्सनल राइट को, पब्लिसिटी राइट्स को अगर आप ले रहे हो, खींच रहे हो, ठीक है, हनन कर रहे हो फॉर एन इंडिविजुअल, वो वायलेटिव है आर्टिकल 19 और 21 के। फिर अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड ORS केस 2011 जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था, ये क्या जजमेंट देता है कि पॉपुलैरिटी और फेम ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंसान के नाम को, फेम को, विल नॉट बी will be no different on इंटरनेट देन इन रियलिटी। वो मतलब जो एक्चुअल में है वही आपको रिप्रेजेंट करना है। रजनीकांत वर्सेस वर्षा प्रोडक्शंस मद्रास हाईकोर्ट 2015 यूजिंग अ सेलिब्रिटी नेम, किसी सेलिब्रिटी का नेम यूज़ कर रहे हो, इमेज यूज़ कर रहे हो या फिर स्टाइल विदाउट उनके कंसेंट का, तो वो उनके पर्सनैलिटी राइट्स को वायलेट करता है। ठीक है, ये था। अब देखो फ़ोन टैपिंग के बारे में देखते हैं। तो रिसेंटली मद्रास हाईकोर्ट ने क्या किया, उन्होंने एक इंडिविजुअल को हेल्ड किया, पकड़ा कि आप फ़ोन कॉल, मतलब फ़ोन कैन नॉट बी टैप्ड इन सीक्रेट ऑपरेशंस, मतलब सीक्रेट ऑपरेशन के लिए फ़ोन को टैप नहीं कर सकते हो, ठीक है, टू डिटेक्ट द कमीशंस ऑफ क्राइम्स एंड सेम वुड वायलेट द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी का भी ये हनन है। लॉ और फोन टैपिंग इन इंडिया, सबसे पहले देखोगे तो पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के अंतर्गत अलाउ करता है इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू पोस्ट, मतलब टेलीकम्युनिकेशन प्रोसीजर और सेफगार्ड फॉर लॉफुल इंटरसेप्शंस ऑफ मैसेजेस रूल्स 2024। ये क्या कहता है कि इशूड, मतलब ये जो लॉ है इशू किया गया था अंडर न्यूली इनेक्टेड टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, जो बेसिकली बताता है कि द प्रोसीजर एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट टू लॉफुल इंटरसेप्ट मैसेज। ठीक है, मतलब बेसिकली इसका बारे में ये बता रहा है कि ये जो लॉ है ये बेसिकली न्यूली इनेक्ट किया गया था टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के द्वारा, जो ले डाउन करता है वैसा प्रोसीजर और ड्यू प्रोसेस जो गवर्नमेंट के लिए है टू लॉफुली इंटरसेप्ट मैसेज। तो आप लॉफुली मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, भले उनका कंसेंट ना हो लेकिन लॉफुली आप देख सकते हो। फिर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 ये क्या कहता है कि सेंटर, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास राइट है कि आप किसी भी फ़ोन को टैप कर सकते हो, मतलब किसी का आवाज़ उनकी जाने बिना सुन सकते हो, कोई भी दो व्यक्ति है। इन स्टेट पुलिस एंड पावर टू टैप फोन्स, मतलब फ़ोन के बारे में पता लगा सकते हो कि ये बेसिकली लोकेशन कहाँ से शो कर रहा है। अब देखो एट सेंटर देखोगे तो 10 एजेंसी है जो कि ऑथराइज्ड है डू उस तरह का काम करने के लिए, जैसे कि IB है, CBI है, ED है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, CBDT है, सेंट्रल बॉडी डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, DRI, NIA, रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस कमिश्नर्स। ये लोग क्या कर सकते हैं, ये 10 एजेंसीज हैं जिनके पास अथॉरिटी है फ़ोन टैप करने का। टैपिंग बाय एनी अदर एजेंसीज वुड बी कंसिडर्ड इलीगल, बाकी इनके अलावा अगर कोई कर रहा है तो वो इलीगल है। ग्राउंड फॉर टैपिंग लाइक सोवेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मतलब क्या, क्यों आप टैप कर रहे हो, तो बेसिकली सोवेनिटी, इंडिया के मान लो सोवेनिटी को हनन कर रहा है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स या मान लो किसी सिक्योरिटी रीजन्स के लिए आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 2 रेफर टू इन्फोग्राफी का, ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे अभी, है ना। अब देखो एक्सेप्शंस क्या है, मतलब एक्सेप्शंस फॉर प्रेस, तो प्रेस मैसेज मतलब accredited to central or state government shall not be intercepted unless there is a transmission transmission have been prohibited, ठीक है। अब देखो अदर इशूड, मतलब अदर्स इशूज ओनली बाय, सॉरी, अदर्स इशूड ओनली बाय सेक्रेटरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और हाई और हिज स्टेट काउंटर पार्ट इन राइटिंग, ओनली देन टैपिंग कैन बिगिन। मतलब देखो अदर्स इशूड, मतलब देखो ये व्यक्ति जो है ना, यहाँ पे जितने भी पोस्ट दिए गए हैं तो ओनली देन कैन बी डन, अगर इनको राइटिंग में अगर कोई दे रहा है, ठीक है, कि ठीक है आप कर लो, कोई बात नहीं। फिर एक्सेप्शनल केसेस में अदर में बी इशूड, मतलब और उन 10 एजेंसी के अलावा और भी कौन कौन कर सकता है, तो या तो इतने मिनिस्टर जो है वो इन राइटिंग दे देते हैं, या फिर इशूड बाय अ लोअर अथॉरिटी ऑल्सो सच एज ऑर्डर हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विदाउट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि गवर्न्स इंटरसेप्शन ऑफ व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल्स एक्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के तहत क्या बोला जाता है, उन्होंने अपहेल्ड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल सेक्शन क्लॉज 2 ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट। तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले आर्टिकल 5 क्लॉज 2 पढ़ा था ना, कहाँ गया, यहाँ पे है ना, कि ग्राउंड फॉर टैपिंग, क्यों आप, मतलब क्यों आप फ़ोन को टैप कर रहे हो, तो सोवेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स के लिए, मतलब कोई भी तरह का मान लो कोई प्रॉब्लम हो रहा है जो स्टेट के सिक्योरिटी को हनन कर रहा है, तो आप फ़ोन को टैप कर सकते हो, वही सेक्शन 5 क्लॉज 2 है और उसको सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर रहा है। उसका दूसरा लेड डाउन प्रोसीजरल सेफ गार्ड फॉर इट्स एप्लीकेशंस। फिर तीसरा फ़ोन टैपिंग ऑर्डर कैन ओनली बी इशूड बाय होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट। और लास्ट में चौथा द ऑर्डर, मतलब ये समझ में आ गया ना कि फ़ोन टैपिंग जो है वो ऑर्डर वो किसके द्वारा इशू किया जा सकता है, होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही। और लास्ट में है ऑर्डर
अनलेस इट इज़ रिन्यूड शैल बी सीज टू हैव अथॉरिटी एट द एंड ऑफ द 2 मंथ। मतलब 2 महीने में, अब मान लो किसी का फ़ोन टैप कर रहे हो कि 2 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर मान लो कोई भी री इशुएंस ऑफ ऑर्डर ना हुआ हो तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सालों साल चलते रह रहा है उनका फोन टैपिंग। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नार्को टेस्ट। देखो रिसेंटली आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने ओवर टर्न कर दिया पटना हाई कोर्ट के डिसीजन को, जो कि अलाउ कर रहा था नार्को टेस्ट एज वन ऑफ द एक्यूज्ड एंड विटनेसेस। मतलब नार्को टेस्ट को, मतलब आप समझ सकते हो ना नार्को टेस्ट क्या होता है। बेसिकली वो एक मशीन, नार्कोटिक मशीन लगाया जाता है वो, और उसमें आप कितना, आपको थोड़ा नशे में रखता है और कितना सही आप कितना गलत बोल रहे हो ऐसा आपको पूछा जाता है। तो वैसन आप उसको एज एन विटनेस की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को, जो कि पटना हाई कोर्ट ने दिया था कि हाँ ठीक है आप नार्को टेस्ट का एज एन वन ऑफ द विटनेस यूज़ कर सकते हो, तो उसको ओवरटर्न कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नार्को टेस्ट एनालिसिस जो है बेसिकली इंट्रोगेट करना पड़ता है, वैसा एक इंट्रोगेटिंग टेक्निक रहता है जिसमें सस्पेक्ट जो है, जो बेसिकली सस्पेक्ट मतलब जिनके वो जो जिससे हम लोग को स्टेटमेंट चाहिए, वो एज एन एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है एक साइको एक्टिव ड्रग के हिसाब से। मतलब उनके अंदर उनको एक साइको एक्टिव ड्रग दिया जाता है जो सप्रेस करता है रीजनिंग और सेल्फ कंट्रोल को। आप में एक सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा। ड्रग जो है यूज़ किया जाता है एज ए पोटेशियम पेंटोथेल, जो बेसिकली यूज़ किया जाता है, मतलब इज़ यूज्ड इन हायर डोजेज फॉर इंड्यूसिंग जनरल एनेस्थीसिया इन सर्जरी। मतलब बेसिकली आपको एनेस्थीसिया या फिर सर्जरी वो लगाया जाता है। की हाईलाइट देखोगे जजमेंट का, सबसे पहले जजमेंट ड्रॉ करता है, मतलब ये जजमेंट जो है कहाँ से आता है, तो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010, जो बेसिकली एग्जामिन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नार्को टेस्ट एंड पॉलीग्राफी टेस्ट। जो इनवॉलेंट्री नार्को टेस्ट कॉन्ट्रावेंस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब देखो ऐसा टेस्ट जो है वो वायलेट करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को। मतलब यही कह रहा है इनवॉलेंटरी नार्को टेस्ट कॉन्ट्रावीन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे इंटरवीन कर रहा है, तो वैसा टेस्ट जो है नार्को टेस्ट जो है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को वायलेट करेगा, जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशंस, और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी दोनों को हनन कर रहा है। फोर्स नार्को टेस्ट जो है वो इलेजिबल है, और इन्फॉर्मेशन जो ऑब्टेन किया जाएगा फ्रॉम इनवॉलेंट्री टेस्ट is inadmissible in the court। वॉलेंट्री नार्को टेस्ट जो है वो सफिशिएंट नहीं है फॉर कन्विक्शन। देखो इवन इफ डन वॉलेंटियरली, मतलब आप खुद से बोलो कि ठीक है नार्को टेस्ट से मुझे पता लगा लो कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, तो नार्को एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो एज इन यूज़ नहीं किया जा सकता है एज एन एविडेंस, सबूत के तौर में वो यूज़ नहीं किया जा सकता है। हाउएवर फैक्ट जो है वो डिस्कवर्ड किया गया है मे बी एडमिसिबल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये बेसिकली हेल्प करता है। ये बेसिकली दिस हैज़ ऑल्सो बीन रीइटरेटेड बाई सुप्रीम कोर्ट इन विनोभाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड मनोज कुमार सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केसेस। लिमिटेड राइट टू वॉलंटरी नार्को टेस्ट में एक्यूज जो है वो मतलब एक्यूज डज नॉट हैव एनी एब्सोल्यूट राइट, उसके पास कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि वो नार्को टेस्ट एनालिसिस में अंडरगो मतलब जा सके। ये बेसिकली मे बी परमिटेड वॉलंटरी एट एन इनअप्रोप्रिएट स्टेज, दैट इज व्हेन एक्यूज्ड इज एक्सरसाइजिंग हिज राइट टू लीड एविडेंस इन अ ट्रायल। अब देखो इशू रिलेटेड टू आर्टिकल 21 हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इंक्लूसिव डिजिटल एसेस पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, देखो कैसे क्या इसमें कह रहा है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ना इन अमेर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस जजमेंट केस में क्या बोले कि हेल्ड दैट इंक्लूसिव और मीनिंगफुल डिजिटल एसेस ऑफ ई गवर्नेंस जो है वो मीनिंगफुल और मीनिंगफुल और इंक्लूसिव अगर हो और वेलफेयर डिलीवरी के लिए सिस्टम हो, वो पार्ट है फंडामेंटल राइट टू लाइफ और लिबर्टी का। ठीक है, मतलब बेसिकली ई गवर्नेंस जो है अगर वो सोशल वेलबींग के लिए है तो पार्ट है लाइफ फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। की हाईलाइट देखोगे जजमेंट का, तो ये डायरेक्ट किया गया टू रिवाइज द डिजिटल KYC नॉर्म्स, मतलब नो योर कस्टमर्स नॉर्म्स, जो इनेबल करता है पर्सन को विथ फेशियल disfigurations due to acid attacks और visual impairment to assess the banking and e-governance services। ठीक है, मतलब देखो की हाईलाइट क्या है जजमेंट का कि डायरेक्टेड टू रिवाइज द डिजिटल KYC नॉर्म्स। देखो डिजिटल KYC नॉर्म्स अगर मान लो आपको चाहिए तो इनेबल करेगा पर्सन को कि आप फेशियल डिसफिगरेशंस ड्यू टू एसिड अटैक्स और विजुअल इम्पेयरमेंट एसेस कर सकते हैं बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सर्विसेज। मतलब वहाँ पे भले आप नहीं जा रहे, बैंक में नहीं जा रहे हैं, तो आप एज इन ऑनलाइन सर्विसेज के दौर के तरीके से भी आप एसेस कर सकते हैं। अंडर राइट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 कोर्ट जो है इशू कर रहा है 20 डायरेक्शन 20 डायरेक्शन, जो बेसिकली ई KYC ऑनलाइन ई KYC
हो सके प्रोसेस एक्सेसिबल टू अ पर्सन, जो मान लो ये है एसिड अटैक्स है या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट है। देखो इन्वोकिंग द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटी, मतलब देखो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है मस्ट बी बोथ इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, साथ ही साथ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, मतलब डिजिटल मतलब ये जो फैसिलिटी जो है वो क्या होना चाहिए, पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 होना चाहिए। मतलब राइट टू डिजिटल एसेस इमर्जेस एज एन इंक्लूसिविटी या फिर इंक्लूसिव कंपोनेंट ऑफ राइट टू लीड लाइफ एंड लिबर्टी। और स्टेट्स ऑब्लिगेशन आप देखोगे ना तो अंडर आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी लाइफ, तो ये स्टेट का ऑब्लिगेशन है कि राइट टू डिग्निफाइड लाइफ दे पाए अपने सिटीजन को, ये आर्टिकल 21 में दिया गया है। आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 15 जो है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, और आर्टिकल 38 जो है वो डायरेक्ट स्टेट टू प्रमोट द सोशल जस्टिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट जो है बेसिकली ऑब्लाइज्ड है टू एनफोर्स द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑल द वल्नरेबल मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस। अब देखो रिलेटेड न्यूज़ अब देखोगे तो राइट टू रिहेबिलिटेशन में इन रिसेंट जजमेंट स्टेट ऑफिसर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस लैंड ओनर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लेम किया कि रिहेबिलिटेशन जो है ये नॉट फंडामेंटल, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। साथ ही साथ फर्दर ये कहा जाता है कि डेप्रीविएशन ऑफ लाइवलीहुड अंडर आर्टिकल 21 जो है वो एक सस्टेनेबल ग्राउंड नहीं है इन लैंड एक्विजिशन केसेस, ठीक है। और देखो मान लो लैंड एक्विजिशन केस हो जाता है तो वो एक ग्राउंड नहीं बन जाता है आर्टिकल 21 को ये करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ अब देखोगे तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स से सबसे पहले लोकसभा पास करता है बिल जो प्रोवाइड करता है शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन इन गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली। गोवा के लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल्ड ट्राइब का सीट रिजर्व करने के लिए बेसिकली लाया गया था लोकसभा के द्वारा, उन्होंने एक बिल लाया था। तो अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब में रिजर्विंग फॉर SC/STs आर्टिकल 332 जो है मैंडेट करता है, मतलब सेट ऑफ रूल्स है जिसमें सीट रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट STs इन आसाम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, उसमें ये प्रावधान दिया गया है, उसमें ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैज बीन गिवन ओवर देयर, राइट। फिर स्पेशल प्रोविजंस फॉर आसाम में सेट्स जो है मतलब सीट जो है शैल बी रिजर्व फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिजर्व किया गया है, मतलब सीट जो है रिजर्व सीट जो है मस्ट रिफ्लेक्ट प्रोपोर्शंस ऑफ SC/ST पॉपुलेशन इन द स्टेट। फिर एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट 1968 के अंतर्गत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया an actor's objections to government notification for notifying his property under Enemy Properties Act 1968। देखो एनिमी प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो मान लो डिफाइन एनिमीज as a country its citizen that committed external aggressions against India, that is Pakistan and China। enemy property का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी for the time being belonging to or held or managed on a behalf of enemy, an enemy subjects to an enemy firm। मतलब ये वेस्ट करता है, इट वेस्ट देयर एसेट्स टू कस्टोडियन एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2017 ये क्या करता है, एक्सपैंड करता है डिफिनेशन ऑफ एनिमी इंक्लूड, मतलब एनिमी का मतलब होता क्या है ये बता रहा है, ये मतलब बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखो ये इसका मतलब ना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो मैं बताता हूँ, वेट। देखो एनिमी प्रॉपर्टी का मतलब होता है ना वैसा संपत्ति, मतलब वैसा जो मान लो युद्ध के दौरान ना नेक्स्ट कंट्री मतलब आवर ओपोनेंट को मान लो पाकिस्तान को चला गया हो, उस तरह के प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। वैसा एसेट्स, लैंड्स, बिल्डिंग, शेयर्स या फिर बिजनेसेस, ठीक है, जो रह गया हो कंट्री प्राइमरली इन इंडिया बाय इंडिविजुअल और एंटिटी जो इंडिया से माइग्रेट होके चले गए हो, ठीक है, माइग्रेट होके इंडिया से चले गए हो और उनका प्रॉपर्टी यहाँ पे इंडिया में रह गया हो, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान, चाइना ड्यूरिंग वॉर्स, ये बेसिकली एसेट जो है वो कहाँ पे, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ फॉर इंडिया, ये उसके अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी, उसके अंतर्गत ये आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तो अब यहाँ चले गए तो उनका प्रॉपर्टी तो यहाँ रह गया है, ठीक है। अब ओनरशिप राइट्स और टाइटल ऑफ दिस प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर किया जाता है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी, जो प्रिवेंट करता है ओरिजिनल ओनर ऑफ देयर हेयर फ्रॉम क्लेमिंग देम, मतलब ओरिजिनल ओनर जो है अब उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लॉ, ठीक है, बाकी इसके अलावा आप देख सकते हो लीगल हेयर और सक्सेसर ऑफ एनिमी whether or not citizen of India or citizen of country which is not an enemy। enemy जो है बेसिकली who has changed his nationality, वो बेसिकली इंडिया छोड़ के चले गए हों, है ना। देखो की टर्म्स अब देखते हो बेसिकली इनिशिएटिव इन न्यूज़ का। सबसे पहले आर्टिकल 311 है जिसमें इन स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस रुकमा केश मिश्रा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्लेम करते हैं कि आर्टिकल 311 क्लॉज 1 डज नॉट रिक्वायर अपॉइंटिंग अथॉरिटी
अप्रूवल टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। मान लो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन किसी के तहत लेना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी चाहिए अप्रूव करने के लिए। दो, सच अप्रूवल जो है मैंडेटरी है डिसमिसल के लिए। आर्टिकल 311 जो है बेसिकली डील करता है, कोई समझ में आई क्या बोल रहे हैं? देखो, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस रुकमा केश मिश्रा में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? उसने बताया कि आर्टिकल 311(1) के अकॉर्डिंग आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी चाहिए अप्रूव करने के लिए कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आपको स्टार्ट करना है। मतलब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं चाहिए, कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए। दो, अप्रूवल जो है मैंडेटरी है डिसमिसल के लिए। डिसमिसल के लिए आपको मैंडेटरी है अप्रूवल, है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। आर्टिकल 311 जो है डील करता है डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स जो एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट। आर्टिकल 311 क्लॉज 1 जो है ये मेंबर्स है सिविल सर्विस कैन नॉट, मतलब सॉरी, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विस, मतलब आर्टिकल 311(1) ये क्या बताता है कि मेंबर ऑफ सिविल सर्विस जो है वो डिसमिस नहीं किए जा सकते हैं और रिमूव नहीं किए जा सकते हैं कोई भी अथॉरिटी के द्वारा जो सबॉर्डिनेट है उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी के। मतलब मान लो उनको कौन अपॉइंट कर रहा है, उसके नीचे वाला अथॉरिटी जो है ना वो उनको हटा नहीं सकते हैं उस पोस्ट से, ठीक है, उसका उतना अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, यही ये कहना है। मतलब उनके नीचे वाला ऑफिसर उनको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, यही कहना है। आगे देखो, आर्टिकल 311 क्लॉज 2 जो है मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज वो कैन बी डिसमिस्ड, रिमूव्ड और reduced in rank after according him or her reasonable opportunity of being heard post on inquiry। फिर प्रोविजन अंडर आर्टिकल 311 जो है वो एनफोर्सिएबल है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब देखो जुडिशरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, तो ठीक है, मतलब ये समझ में आना आपको ये क्या कह रहा है। देखो, प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 307 जो है वो एनफोर्सिएबल है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के। ये आर्टिकल 311(1) और 311(2) ये जो कोई भी कोर्ट में इन्फोर्सिएबल है, ठीक है, मतलब उसको लेके आप कोर्ट में जा सकते हो। जुडिशरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जस्टिस BR गवई जो है वो अपना ओथ लेते हैं, टुक ओथ एज अ 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन? डॉक्टर BR गवई, अभी न्यूज़ में भी हैं काफ़ी, है ना। देखो जेनेसिस आप देखोगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, तो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 प्रोवाइड करता है फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कंसिस्ट करेंगे CJI एंड नॉट मोर देन 33 अदर जजेस। मतलब टोटल कितना हो गया? 34। अभी हम लोग न्यूज़ में सुन रहे हैं ना कि 4 बेंच सेटअप किया जाएगा इंडिया में। पूरा न्यूज़ अभी नहीं आया है, वो देखते हैं क्या हो रहा है ना। देखो, प्रोवाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए इंडिया में जो कंसिस्ट करेंगे CJI और नॉट मोर देन 33 जज। ये आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में दिया गया है। अपॉइंटमेंट आप देखोगे तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के हिसाब से प्रोवाइड करता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ CJI बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा CJI का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ CJI जो है फॉलो करेंगे डुअल कन्वेंशन ऑफ द कंसल्टेशंस विथ आउटगोइंग CJI एंड अपॉइंटिंग द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज CJI। समझ में आया आपको? देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ CJI जो है क्या क्या फॉलो करेंगे? डुअल कन्वेंशन। डुअल कन्वेंशन किसका? कंसल्टेशन विथ आउटगोइंग CJI, उनसे आप कंसल्ट करो, जो अभी फिलहाल जो CJI है और जो हटने वाले हैं उससे आप कंसल्ट करो। साथ ही साथ अपॉइंट करना है सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को CJI के तौर पे। एज पर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है वो क्या करेंगे? फर्स्ट 6 रिकमेंडेशन, वो रिकमेंडेशन लेते हैं जो भी CJI जो अभी हैं वो जो जाने वाले हैं उनसे, यूनियन लॉ मिनिस्टर उनसे रिकमेंडेशन लेंगे, फॉरवर्ड करेंगे PM को, हु देन एडवाइसेज द प्रेसिडेंट, वो फिर प्रेसिडेंट को बताएंगे कि हाँ ठीक है ये है नेम। टेनवर जो है वो बेसिकली 65 ईयर्स है और एडमिनिस्टर किया गया है उनका ओथ प्रेसिडेंट के द्वारा। फर्स्ट CJI हमारे हरीलाल J कन्या है और स्क्रूटनी जो है मतलब ऑफिस ऑफ CJI जो है वो किन के अंतर्गत आता है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत। की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CJI का देखोगे तो ये ओवरसी करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्टाफ, मास्टर ऑफ रोस्टर है ये, कौन? सुप्रीम कोर्ट जज, मास्टर ऑफ रोस्टर। साथ ही साथ ये UPSC में आया गया है ना, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है किसी को भी। फिर परफॉर्म्स वेरियस ड्यूटीज लाइक एडमिनिस्ट्रिंग ओथ और अपॉइंटिंग द जजेस और हेड ऑफ द कोलेजियम। एनी रिटायर्ड जज, कोई भी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है ना इंडिया के, वो क्या कर सकते हैं? कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद अ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये कह रहा है कोई भी रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के हैं वो क्या कर सकते हैं? वो एज इन सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बोलने पर, लेकिन वो प्रायर परमिशन लेना होगा प्रेसिडेंट से। अब देखो, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जज आप देखोगे तो रिसेंटली 2 न्यू जज जो है उनको अपॉइंट किया गया, वो हैव ब्रॉट सुप्रीम कोर्ट टू फुल बेंच स्ट्रेंथ 34 जज। किससे? 2 न्यू जजेस के अपॉइंटमेंट के बाद। प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली
गवर्न किया जाता है कोलेजियम सिस्टम के द्वारा, जो बेसिकली क्या किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है थ्रू अ सीरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। देखो, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस आपको याद रहना चाहिए। तो फर्स्ट जज केस जो है वो 1981 में आया था, जिसमें एसपी गुप्ता केस के नाम से भी जाना गया है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि उन्होंने रूल किया कि रिकमेंडेशन जो है, जो सीजीआई के द्वारा दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, वो रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है, मतलब कॉन्जेंट रीजंस के लिए, मतलब किसी कारण आप उसको रिफ्यूज़ भी कर सकते हो, देयर बाय गिविंग ग्रेटर से टू एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव का आप ज़्यादा तवज्जो दे सकते हो। वहीं पे सेकंड जज केस जो 1993 में आया ना, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन SCARA, ये क्या कहता है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि CGI जो है उनको सिर्फ नीड टू कंसल्ट टू सीनियर मोस्ट जज ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। तो CGI जो है ओनली नीड टू कंसल्ट, सिर्फ वो क्या करेंगे, कंसल्ट कर सकते हैं, आपको उनका जो जजमेंट है मतलब वो उनका बताना जो है एज एन ऑब्लिगेटरी नहीं है, टू सीनियर मोस्ट जजेस ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर, मतलब कंसल्ट टू सीनियर मोस्ट, CGI जो है सिर्फ टू सीनियर मोस्ट जज को एज इन कंसल्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड जज केस 1998 का है, तो CGI शुड कंसल्ट विथ 4 सीनियर मोस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, टू फॉर्म हिज ओपिनियन एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। ठीक है, मतलब ये 2 से बढ़ के 4 हो गया। ठीक है, इसमें बहुत है और भी है टॉपिक्स है ना बताने के लिए, लेकिन फिर आप खुद से उसको पढ़ के एक बार देखो। ठीक है, फिर हाउ इंडिया अपॉइंट्स इट्स जजेस, कोलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है, फिर हाई कोर्ट का भी हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के इधर देखते हैं। तो कोलेजियम सिस्टम है क्या, ये एक सिस्टम है जहाँ पे सीनियर मोस्ट जज जो है वो रिकमेंड करता है अपॉइंटमेंट फॉर हायर जुडिशरी। ठीक है, वो अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट्स के लिए उसका नाम रिकमेंड किया जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट देखोगे तो CGI प्लस सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट में कैसे किया जाता है, मतलब जज का गठन, मतलब जज का एज इन अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले रहेंगे CGI, उसके साथ रहेंगे 4 सीनियर मोस्ट जज जो डिसाइड करते हैं SC कोलेजियम। ठीक है, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़ रहे थे ना यहाँ पे थर्ड जज केस में, यहाँ पे कि देखो CGI कंसल्ट करेंगे 4 सीनियर मोस्ट जज से, सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा जो फॉर्म करेगा ओपिनियन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट आपको समझ में आ रहा होगा, CGI रहेंगे प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज रहेगा जो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम। और वो यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम क्या था, एक सिस्टम था जहाँ पे सीनियर जज जो है रिकमेंड करेंगे अपॉइंटमेंट्स फॉर हायर जुडिशियरी, अपना नाम रिकमेंड करेंगे या फिर उनको कोई रिकमेंड करेगा। फाइनल अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है मेक द फॉर्मल अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन कोलेजियम्स रिकमेंडेशन, तो जैसा कोलेजियम बोलेंगे वैसा इनका हो जाएगा। यही सेकंड जज में केस में आया था ना कि रिकमेंडेशन जो है मैंडेटरी है कि नहीं है। फर्स्ट जज में कहा गया था कि रिकमेंडेशन जो है मैंडेटरी नहीं है। देखो हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, तो हाई कोर्ट कोलेजियम इनिशिएटिव जो है वो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज जो है वो क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे कैंडिडेट का नाम। ठीक है, उसको नाम प्रपोज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम रिव्यू किया जाएगा, मतलब CGI प्लस 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज जो है रिव्यू करेंगे प्रपोज नेम को। यहाँ पे नेम रिकमेंड किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, फिर सुप्रीम कोर्ट उस नेम को देखेंगे। उसके बाद ये फॉर्मल अपॉइंटमेंट किया जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट जो है क्या करेंगे, फॉर्मली अपॉइंट करेंगे जज टू बी अ हाई कोर्ट, मतलब वो जज बना दिए जाएंगे हाई कोर्ट के। ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ पे। अब देखो कैसे रिमूवल किया जाता है जज का, ये इंपॉर्टेंट है। अबाउट आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 ये डील करता है कि कैसे आप रिमूव कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जज को ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है ग्राउंड कि वो बता सके कि किसको हम लोग मिसबिहेवियर बोलते हैं चाहे किसको हम लोग इनकैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, देखो आर्टिकल 124 क्लॉज 5 ये क्या करता है, डील करता है कि पार्लियामेंट के पास कौन सा पावर है कि रेगुलेट कर सकते हैं प्रोसीजर, किसके लिए, फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेसेस एंड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑन प्रूफ, मतलब आपको प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस, मतलब किस तरह आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप उसको कैसे प्रूफ करोगे कि वो मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी है कि जज नहीं बन सकते वो सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, वही आर्टिकल 124 क्लॉज 5 में बता रहा है। प्रोसीजर जो बेसिकली रेगुलेट किया गया बाय जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के द्वारा, जो इनैक्ट किया गया अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 5। फिर स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड किया गया है किसके लिए, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए किसी भी जज को हटाने के लिए। आर्टिकल 217 क्लॉज 1 का भी जो है डील करता है किसके साथ, रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, जो बेसिकली स्टेट करता है कि हाई कोर्ट का जज जो है वो रिमूव किया जा सकता है अपने ऑफिस से प्रेसिडेंट के द्वारा इन द मैनर जो प्रोवाइडेड किया गया आर्टिकल 124 क्लॉज 4, मतलब रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा रहे हो वैसे आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के भी जज को हटा सकते हो। वहीं पे आर्टिकल 218 जो है वो क्या करता है, एक्सटेंड करता है एप्लीकेबिलिटी किसका, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 का, ये वाला रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 124 क्लॉज 5 ऑफ टू हाई कोर्ट। अभी तक कोई भी ऐसा जज जो है वो रिमूव नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूज़ नहीं करता, डज नॉट यूज़ द टर्म इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया जा सकता है, मतलब नहीं यूज़ किया है फॉर रिमूवल ऑफ जज। ये बेसिकली
कोलोक्वियली यूज़ किया गया है रिफ़र करने के लिए प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 218, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के लिए। कहाँ से? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 से। वो रेगुलेट करता है प्रोसीजर जो रिलेट करता है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज बाई प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अब देखो हाउ अ जज इज रिमूव, जज रिमूव कैसे किया जाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस देखोगे इंडिया में तो एक 4 स्टेज जज प्रोसीजर जो है वो आउटलाइन किया गया है आर्टिकल 124 में और रेगुलेटेड बाय जज इंक्वायरी एक्ट 1968, जिसमें क्या बोला गया है कि सबसे पहले क्या होगा? इनिशियल मोशंस रहेगा। तो मोशंस कैसे पास किया जाएगा, मतलब कैसे आप जज को हटा रहे हो ना, उसका बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया गया है। सबसे पहले मोशन पास होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन कमेटी आएगी, फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल आएगा, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आएगा हटाने के लिए। तो सबसे पहले इनिशियल मोशन में क्या किया जाएगा? एक मोशन जो आएगा वो साइन किया जाएगा 100 लोकसभा मेंबर से और 50 राज्यसभा मेंबर से। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो रहेगी उसमें 3 मेंबर कमेटी रहती है जो इन्वेस्टिगेट करता है चार्जेस अगेंस्ट द जज। फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है बेसिकली मोशन है जो पास किया जाएगा इन बोथ द हाउसेस विद इन द स्पेशल मेजोरिटी वोट। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो बेसिकली इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके लिए? वो फाइनल ऑर्डर रहता है रिमूवल ऑफ जज के लिए। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड न्यूज़ आप देखोगे तो रिसेंटली प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है 14 एडवोकेट्स एंड एडिशनल जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, अब देखो एडिशनल जज ये क्यों अपॉइंट किया गया? तो ये आर्टिकल 224 के तहत किया है विद रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 224। टाइम पीरियड जो है तो कोई नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और शैल होल्ड ऑफिस अंटिल एज ऑफ 62 ईयर्स। हाई कोर्ट के जज के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, रीजंस आप देखोगे तो एनी टेम्पररी इंक्रीज इन बिजनेस ऑफ हाई कोर्ट और बाई रीजंस ऑफ एरियर्स ऑफ वर्क, मतलब मान लो वर्क जो है वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए बेसिकली इनको लाया गया 2 साल के लिए। सैंक्शन स्टैंड आप देखोगे तो परमानेंट एंड एडिशनल जज ऑफ रेशियो 75:25। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज जो है बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट जो है हेल्ड दैट जुडिशियल ऑफिसर्स विल कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ 7 ईयर, मतलब कितना? 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिशली में एज एन एडवोकेट एंड सर्विस विल बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए ना कि 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। अब देखो it holds that Article 233 permitted both advocates and in-service candidate to be appointed as a district judge and extended the criteria 7 years practice in judicial officer as well। अपॉइंटमेंट आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट जज का तो आर्टिकल 233 के अकॉर्डिंग होता है, जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अपॉइंट किया जाता है, मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन रहते हैं? तो अपॉइंट किया जाता है बाई गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग जाते हैं ट्रिब्यूनल में। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, हटा दिया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को, जो बेसिकली क्या करता था? रिलेट करता था अपॉइंटमेंट, टेनवर, सर्विस कंडीशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ वेरियस ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल सिस्टम ऑफ इंडिया सबसे पहले देखोगे तो इसका जेनेसिस जो हुआ था ना वो रिकमेंड किया गया था फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट 1969 में। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये सेटअप किया गया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो बेस्ड रहेंगे किसके अकॉर्डिंगली? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में बेसिकली ये सेटअप किए जाएंगे। और फाइनेंस एक्ट 2017 जो है वो रीऑर्गेनाइज करता है ट्रिब्यूनल, जो रिड्यूसिंग देयर नंबर फ्रॉम 26 to 19। तो उसका नंबर कब डिक्रीज कर दिया गया? तो 2017 में। उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस कहाँ से मिला है, मतलब बेसिकली इसका मतलब इसका वो ना रजिस्ट्रेशन कहाँ से मिला है? तो आर्टिकल 323A में दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT स्टैब्लिश किया जाएगा अंडर दिस, जिसमें आर्टिकल 323B जो है वो ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मेंबर्स के लिए रहेगा। सुप्रीम कोर्ट 2010 में बताता है कि मैटर अंडर आर्टिकल 323B जो है वो आर नॉट एक्सक्लूसिव, लेजिस्लेचर कैन क्रिएट अ ट्रिब्यूनल ऑन सब्जेक्ट इन देयर 7th शेड्यूल, मतलब वो क्या कर सकते हैं? ट्रिब्यूनल बना सकते हैं सो दैट सब चीज़ कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। स्पीडी ट्रायल के लिए बेसिकली आप ट्रिब्यूनल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, CAT जुरिडिक्शंस में सबसे पहले क्या आता है? तो देखो इसमें सर्विस मैटर रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पब्लिक सर्वेंट अंडर द यूनियन एंड इट्स अथॉरिटी। जुरिडिक्शन जो है वो डिफाइन किया जाता है सब्जेक्ट वाइज। सम ट्रिब्यूनल्स हैव अपीलेट जुरिडिक्शंस, अपील जो है लाई करता है विद हाई कोर्ट, इन सम केसेस डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट्स में सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट जो है दो बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब इंसर्टेड विया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 बाई एडिंग 323A, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोथ एट सेंटर एंड स्टेट लेवल, एंड 323B बोथ फॉर अदर मैटर्स लाइक टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स एक्सेट्रा, जो रिकमेंड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। क्यों रिकमेंड किया गया था? सो दैट आप रिजॉल्व कर सकते हो डिस्प्यूट्स को और कंप्लेंट्स को ऑन स्पेसिफिक मैटर। ये याद रखना है, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा आया गया है। देखो ये बेसिकली प्रोसीजर कंप्लायंस अब देखोगे ना, मतलब कैसे ये अपना प्रोसीजर को
बढ़ाता है, तो नॉट बाउंडेड बाई स्पेसिफिक प्रोसीजर बट गवर्नड बाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब लोगों को, लोग के हित के लिए, उनको इंसाफ के लिए बेसिकली ये सेटअप किया गया है। मिक्स ऑफ जुडिशियल एंड एक्सपर्ट विद स्पेशल नॉलेज, साथ ही साथ लिमिटेड टू लॉ अंडर विच दे आर सेट। ठीक है, वहीं पे आगे यहाँ देखते हैं कोर्ट के बारे में। तो देखो डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करेगा, तो इंटरप्रेट करेगा, मेंटेन करेगा लॉ एंड ऑर्डर इन जुरिडिक्शंस, साथ ही साथ डिवीजन मिलेगा डिसीजन मिलेगा ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में। साथ ही साथ नॉट बाउंड टू स्पेसिफिक प्रोसीजर में, सबसे पहले बाउंड बाय प्रोसीजर कोड। उसके साथ मिक्स ऑफ जुडिशियल एंड एक्सपर्ट्स में, तो ये है क्या, जुडिशियल ओनली, सिर्फ जुडिशियल। मतलब देखो हम लोग कोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो दोनों का डिफरेंस बताते जा रहा है। वहीं पे ये ट्रिब्यूनल जो लिमिटेड है लॉ अंडर विच दे आर सेट, लेकिन कोर्ट जो है पावर टू यूज ऑल द इनेक्टेड लॉज बिफोर मेकिंग इट्स डिसीजन। मतलब जितने भी लॉ हैं सब आपको देख रेख से ही डिसीजन देना होगा। फिर देखो लीगल एड इन इंडिया में सबसे पहले रिसेंटली लेजिस्लेटिव सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था ऑन नवंबर 9, 1995 को। वो कंप्लीट करता है अपना 30 साल इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसके इम्प्लीमेंटेशन का 30 ईयर्स हैव बीन कंप्लीटेड। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आप देखते हो लीगल एड का, तो सबसे पहले आर्टिकल 39 क्लॉज ए जो है वो इंसर्ट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जो मैंडेट करता है स्टेट टू सिक्योर द फ्री लीगल एड। तो स्टेट को फ्री लीगल एड मिले, ये आर्टिकल 39 क्लॉज ये बोलता है। वहीं आर्टिकल 21 ये क्या कहता है, राइट टू फ्री लीगल एड एंड फंडामेंटल राइट्स इम्प्लिसिट इन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब फ्री लीगल एड तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपका फंडामेंटल राइट जो है वो इम्प्लिसिटली वहाँ पे रहेगा जहाँ पे राइट टू लाइफ और लिबर्टी का बात आता है। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जो है वो गारंटी करता है राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाई ए लीगल प्रैक्टिशनर। मतलब डिफेंडेड मतलब उनको एक वकील दिया जाए, लीगल प्रैक्टिशनर दिया जाए फॉर हिज हर चॉइस, उनके हिसाब से। ठीक है, मान लो आप किसी को ले जाते हो जेल में, इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको आप वो नहीं दोगे, मतलब वकील भी नहीं दोगे उनके बिहाफ में लड़ने के लिए, है ना, वो ये बता रहा है। आर्टिकल 14 जो है इंश्योर करता है कि कोई पर्सन जो है उसको इक्वालिटी के लिए डिनाई नहीं कर सकते हो बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन इन द लॉ विद इन द इंडिया। अब देखो लीगल सर्विस एक्ट 1987 के बारे में पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली फोर्स में आता है 1995 को। मतलब लॉ तो आया 1987 में, लेकिन ये फोर्स मतलब एज एन वर्किंग प्रोसीजर में 1995 में आया। ये स्टैब्लिश किया गया था एक 3 टायर सिस्टम जो प्रोवाइड करेगा फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा जो है ये बेसिकली हेल्ड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी SLC ये हेड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA जो है ये हेड किया जाता है भाई डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए 1987 को आया था, 1995 से ये वर्किंग प्रोसीजर में है। आर्टिकल 39 है, 21, 22 और 14 ये बेसिकली उसको अपहेल करता है। साथ ही साथ यहाँ पे नालसा, SLSA और DLSA उसके बारे में हो गया। अब देखो सेक्शन 341 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है वो क्या कहता है कि उसके अकॉर्डिंग लीगल एड है टू accused state expenses in certain cases where accused lack the means of legal engagements। मतलब देखो लीगल एड जो है accused का टू accused एट स्टेट एक्सपेंसेस, वो स्टेट के एक्सपेंस में रहेगा। ठीक है, मतलब स्टेट का खर्चा सही वो रहेगा। गवर्नमेंट स्टेप जो लिया गया हो लीगल एड के लिए, तो बेसिकली डिजाइनिंग इनोवेशन सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। मतलब कोई एक इनोवेशन सॉल्यूशन होना चाहिए, किस तरह लीगल एड वैसा सॉल्यूशन है किसके लिए, फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, मतलब सबको एज एन न्याय मिल पाए, है ना। दिशा स्कीम, टेरी लॉ, न्याय मित्रा प्रोग्राम, लोक अदालत, ये सब कुछ क्या है, ये इनोवेटिव सॉल्यूशंस है। देखो फ्री लीगल सर्विस जो है वो इंक्लूड करता है मतलब प्रोवाइडिंग एड एंड एडवाइस टू हेल्प द बेनिफिशियरीज एक्सेस वेलफेयर स्कीम्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड टू इंश्योर देयर ओवरऑल एक्सेस टू जस्टिस। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा जो है बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लीगल सर्विस एक्ट 1987 के द्वारा, जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फंक्शंस आप देखोगे तो फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस और फ्रेम करता है इफेक्टिव स्कीम्स फॉर SLSA जो बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया है लीगल सर्विस प्रोग्राम थ्रू कंट्री। मॉनिटर करता है और इवेलुएट करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड ऑफ द प्रोग्राम। साथ ही ऑर्गेनाइज किया जाता है मतलब ऑर्गेनाइज करता है लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब जल्दी डिस्प्यूट को सेटल किया जाए उसके लिए लोक अदालत का भी सेटअप किया जाता है। एलिजिबिलिटी देखोगे फ्री लीगल एड का तो वुमेन और चिल्ड्रन को मिलता है, इंडस्ट्रियल वर्कर को, मेंटली इल एंड अदरवाइज डिसेबल्ड पर्सन को, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगर्स एज रिफर्ड इन आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, या फिर पर्सन whose annual income is less than amount prescribed by the
रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, मतलब रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का कुछ प्राइस एज इन बताया गया है, लेकिन उनका इनकम उतना है ही नहीं, तो एज इन वो फिर स्टेट वो देगा, उतना पैसा देगा। इफ़ द केस इज बिफोर द कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट लेस देन 5 लाख, इफ द केस इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। उस पर देखो, मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, फिर विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर या फिर वायलेंस, ब्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, ये सब लीगल एड के अंदर ही आता है, ठीक है ना। पर्सन इन कस्टडी इन प्रोटेक्टिव होम्स, जुवेनाइल होम्स और इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स। अब देखो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एडीआर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो आप, आई होप दैट आपको ना समझ में आ रहा होगा ना, है ना। देखिए एडीआर जो है एक गाइड करता है, मतलब अ गाइड टू एडीआर रिजोल्यूशंस, एडीआर सॉरी अ गाइड टू अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। देयर 5 मेन टाइप्स ऑफ एडीआर, 5 मेन टाइप्स है। कौन सा? आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, नेगोशिएशन है और कोलैबोरेटिव लॉ है, ठीक है। अब देखो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। देखो आर्बिट्रेशन का मतलब एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर जो है, जो रेंडर करता है बाइंडिंग डिसीजंस को, कॉल्ड एज अवार्ड आफ्टर एविडेंस इज प्रेजेंटेड, मतलब जैसे ही एविडेंस लेके आया जाता है, आफ्टर द एविडेंस इज प्रेजेंटेड, एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर जो है वो क्या करता है, उस डिसीजन को बाइंडिंग करता है, मतलब उनको डिसीजन देना रहता है जैसे ही एविडेंस आएगा। तो मीडिएशन क्या होता है, ये मीडिएट करता है, मतलब अब ऐसे नाम से पता लग रहा होगा आपको, एक नॉर्मल बाइंडिंग प्रोसेस है जहाँ पे न्यूट्रल पार्टी फैसिलिटेट करता है डिस्कशंस को। एक न्यूट्रल पार्टी रहता है, वो क्या करता है, डिस्कशन को आगे बढ़ाता है, बताता है एक दूसरे को, मतलब एज इन कल्प्रिट और मतलब कल्प्रिट मैंने गलत बोल दिया, मतलब दो पार्टी के बीच में मीडिएट करता है। कॉन्सिलिएशन जो है एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी रहता है जो एक्टिवली कम्युनिकेट करता है विद द पार्टीज, जो फाइंड द सेटलमेंट ऑप्शंस, कोई तरह का ऑप्शंस मतलब सेटलमेंट हो पाए, बेसिकली वही खोजता है। नेगोशिएशंस मतलब मान लो कोई ऊंच नीच हो रहा हो तो नेगोशिएट करके उस डील को साइन करवाना, ठीक है, वैसे इसीलिए है। तो पार्टी एट देयर काउंसिल कम्युनिकेट्स डायरेक्टली टू रीच अन एग्रीमेंट विदाउट अ न्यूट्रल, मतलब एग्रीमेंट में मतलब रीच अ एग्रीमेंट विदाउट अ न्यूट्रल। कोलैबोरेटिव लॉ देखोगे तो पार्टी जो है एंड देयर अटॉर्नी एग्री टू वर्क टुगेदर टू रिजॉल्व द इशू विदाउट लिटिगेशंस, ठीक है। कोलैबोरेटिव लॉ लेना है, मतलब दोनों को मिलके उसको ठीक करना है, ठीक है। की फ्रेमवर्क देखोगे आर्बिट्रेशन का, तो सबसे पहले मान लो आर्बिट्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि न्यूट्रल आर्बिट्रेटर रहता है, न्यूट्रल पर्सन रहता है, जो बेसिकली क्या करता है, बाइंडिंग डिसीजन को रेंडर करता है और अवार्ड देता है, मतलब ऐसे डिसीजन को देता है एविडेंस जो कि प्रेजेंट किया था उसके अकॉर्डिंगली। तो डोमेस्टिक लॉ आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट 1999 के तहत कोर लॉ जो है, द कोर लॉ फॉर आर्बिट्रेशन इन इंडिया बेस्ड ऑन यूनिसिट्रल मॉडल लॉ। उसके बाद मीडिएशन एक्ट 2000, अब यहाँ पे देखो प्रोमोटिंग मीडिएशन इन इंडिया में मीडिएशन एक्ट 2023 के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया है एक कंसिलिडेटेड एंड डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क, किसके लिए, मीडिएशंस के लिए। फिर वहीं पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देखोगे इंडिया के द्वारा, तो ये इंक्लूड किया था न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर और इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन। सेक्टर स्पेसिफिक लॉ आप देखोगे तो कमर्शियल कोर्ट्स जैसे कि 2015 में और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में प्रमोट करता है मीडिएशंस को। ग्लोबल बॉडी एंड स्टैंडर्ड्स में ये देखो हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, की फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं आर्बिट्रेशन का, है ना। तो तीसरा क्या है, ग्लोबल बॉडीज एंड स्टैंडर्ड्स में इंडिया जो है पार्टी है किसका, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, जो कि 1899 को सेटअप किया गया था, जो कि एडहर करता है, मतलब उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलता है। किसके रूल्स एंड रेगुलेशन का अकॉर्डिंग, ग्लोबल रूल्स, ग्लोबल मॉडल के अकॉर्डिंग चलता है। और यहाँ पे ये कैसे प्रमोट कर रहे हो आप मीडिएशन को इंडिया में, तो सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन मतलब अफर्म करता है इंडिया का कमिटमेंट टू इंटरनेशनल मीडिएशन एंड सेटलमेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली काम जैसे मीडिएशन देंगे। अब देखो कोर्ट पावर टू मॉडिफाई द आर्बिट्रल अवार्ड, मतलब कोर्ट का कितना पावर है, मान लो कोई आर्बिट्री अवार्ड मिला है, मान लो कोई जजमेंट मिला, तो कोर्ट का उसमें क्या पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड दैट कोर्ट जो है उसके पास लिमिटेड पावर है कि मॉडिफाई कर सकता है कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड को, मतलब आर्बिट्रल जजमेंट को, ठीक है। देखो इन गायत्री बालास्वामी वर्सेस ISG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है, मतलब बोलते हैं कि सुप्रीम हेल्ड दैट कोर्ट जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं आर्बिट्रल अवार्ड्स अंडर सेक्शन 34 एंड 35, मतलब सेक्शन 34 एंड 37 के अंतर्गत यू कैन मॉडिफाई द जजमेंट, ठीक है, ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। सच मोडिफिकेशन जो है वो परमिसेबल कब परमिट है, कब आप चेंज कर सकते हो। तो अवार्ड जो है बेसिकली सेवरेबल है, मतलब अलाउइंग इनवैलिड पार्ट्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम वैलिड वन, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ ओमनी मैंगस कंटिनेंट इन सेमी माइनस, ठीक है। ये आप खुद से एक बार आप देखोगे, देखो अवार्ड जो है सेवरेबल है। आर्टिकल 30 में आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी भी पढ़ा होगा कि जो भी फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं है वो हट जाएगा, वैसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को सपोर्ट करता है वो एज इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ठीक है।
वही रहता है ना। उस देखो, दिस इज क्लरिकल, कंप्यूटेशनल और टाइपोलॉजिकल एरर और पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट रिक्वायर्स द मॉडिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट केसेस। लोक अदालत, ठीक है, आपको समझ आना है ये क्या बोल रहा है। देखो, कोर्ट पावर टू मॉडिफाई आर्बिट्रल लॉ में देयर इज ए क्लरिकल, कंप्यूटेशनल एंड टिपोग्राफिकली एरर भी होना चाहिए, एरर है। और पोस्ट अवार्ड जो है इंटरेस्ट, मतलब जो भी अवार्ड मिला है, इंटरेस्ट जो है रिक्वायर करता है मॉडिफिकेशन इन अप्रोप्रिएट केसेस। कोई भी आपको एज एन कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए उसके लिए, है ना। देखो, लोक अदालत देखते हैं तो केरला जो है वो पहला स्टेट बन जाता है इंडिया में जो लॉन्च करता है ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस, ठीक है। परमानेंट लोक अदालत सर्विस जो है वो केरला के द्वारा पहला ऐसा स्टेट बन जाता है। लोक अदालत जो है बेसिकली अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजल्सल मैकेनिज्म है जो स्टैब्लिश किया गया है। स्टैट्यूटरी स्टेटस कहाँ से मिलता है इसको, एज अ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। और इन 2002 एक्ट जो है बेसिकली अमेंड किया गया और स्टैब्लिश करता है परमानेंट लोक अदालत किसके लिए, फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, जो बेसिकली कैसे होगा, तो विच आर गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। पावर जो है बेसिकली वो बाउंड नहीं है बाय सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC 1908 के अकॉर्डिंग और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग। ये बेसिकली इसके पास पावर है एज अ सिविल कोड और CPC 1908। डिसीजन जो है बेसिकली मेड बाय लोक अदालत इज फाइनल, बाइंडिंग एंड नॉन अपील एंड कैन बी मेड अगेंस्ट इट्स डिसीजन। केसेज जो है रिफर किया गया है लोक अदालत को, कौन सा केसेस है, एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, या फिर कोई भी डिस्प्यूट जो विच हैज़ नॉट बीन ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट, कोई भी डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट के पास नहीं लाया गया है एंड इज लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर कोर्ट। फिर नेचर ऑफ केस जो है, मतलब नेचर ऑफ केस अंडरटेकन इंक्लूड्स मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, मतलब किस तरह का केस आप ला सकते हो, तो मैट्रिमोनियल पे मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, मोटर एक्सीडेंट्स, क्लेम्स, लैंड एक्विजिशंस एक्सेट्रा। पहला फर्स्ट लोक अदालत जो है वो जूनागढ़ गुजरात में 1982 को हुआ था। की टर्म्स हम देखते हैं तो कुछ इनिशिएटिव्स इन न्यूज़ में। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, ये है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्लैरिफाई किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर जो है वो रिजिड नहीं है और यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का मतलब क्या होता है, रैशनल में, इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली दैट देयर कैन नॉट बी मोर देन वन ऑपरेटिव डिग्री एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। 2 डिग्री नहीं हो सकता है कोई भी एक टाइम पे। मतलब देखो, एप्लीकेशन में ये अप्लाई करता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द एपेलेट कोर्ट जो है हैज़ अफर्म्ड, मॉडिफाइड और रिवर्स्ड द डिग्री ऑफ ट्रायल कोर्ट। मतलब देखो, आप मतलब एक बार में 2 जगह से डिसीजन नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये इसका यही कहना है। इट मीन्स दैट आफ्टर अ हाई कोर्ट गिव्स इट्स वर्डिक्ट, जैसे ही हाई कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे देता है, लोअर कोर्ट का डिसीजन जो है वो पार्ट बन जाता है रूलिंग का एंड इज नो लॉन्गर ट्रीटेड एज अ स्टैंड अलोन जजमेंट। मतलब लोअर कोर्ट का डिसीजन जो है ना वो अब एज एन जजमेंट नहीं बनता है। अब जब हाई कोर्ट ने दे दिया है कुछ डिसीजन, वो इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब वो मेन जजमेंट हो गया। तो इन स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस मदुराई मिल्क कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर अप्लाइज डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एपेलेट। मतलब मर्जर मतलब देखो, सबऑर्डिनेट कोर्ट का और हाई कोर्ट का डिसीजन, सबऑर्डिनेट कोर्ट का और हाई कोर्ट का डिसीजन जो है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट बोल रहा हूँ, दोनों का डिसीजन मर्ज करके एक सिंगल जजमेंट बन गया। अब वो जजमेंट जो मिला है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले फिर से सबऑर्डिनेट कोर्ट का जजमेंट लेके कहीं और जा रहे हैं, वैसा नहीं हो सकता है। तो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस स्टेट मदुराई मिल्क कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करते हैं, बताते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर जो है अप्लाई करता है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एपेलेट और रिविजनल ऑर्डर एंड स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो ग्रांट करता है उस जुरिडिक्शंस को। अब देखो यहाँ पे E0 मतलब FIR, सॉरी, मतलब 0 FIR जो है वो E हो गया, मतलब ऑनलाइन हो गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया न्यू E0 FIR इनिशिएटिव। ये लॉन्च किया गया एज अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर दिल्ली के लिए। एम इसका क्या है कि एज रिपोर्टिंग एंड प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन कंप्लेंट, मतलब वैसे भी कोई कंप्लेन कर रहा है टू साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, मतलब कोई साइबर क्राइम कर रहा है तो आप वैसा नहीं कि जहाँ पे क्राइम हो वहीं पे आप जाओ, आप ऑनलाइन सर्विसेज से कहीं से भी कर सकते हो, राइट। उसमें देखो थ्रेशोल्ड देखोगे तो फाइनेंशियल लॉस अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट दैट इज 10 लाख मेड टू नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP और 1930 हेल्पलाइन विल ऑटोमेटिकली लीड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ 0 FIR विथ E-Cinema पॉलिसी स्टेशन ऑन दिल्ली। देखियो, दिस विल इमीडिएटली रूट टू इट्स टेरिटोरियल साइबर क्राइम पॉलिसी स्टेशंस। और कंप्लेन जो है बेसिकली वो मतलब कंप्लेंट जो है मतलब जो कंप्लेन कर रहे हैं ना वो विजिट कर सकते हैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन विद इन 3 डेज, 3 दिन में एज इन उस पुलिस स्टेशन जा सकते हो। भले आपने ऑनलाइन सर्विसेज से कंप्लेन
नोट करवा दिया हो, एंड गेट द जीरो FIR कन्वर्टेड इनटू अ रेगुलर FIR, मतलब जीरो FIR को आप रेगुलर FIR में कन्वर्ट करवा सकते हो। जीरो FIR जो है बेसिकली मोड है जिसमें लॉक करना है FIR को इन एनी पुलिस स्टेशन रिस्पेक्टिव ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड इन द एरिया और एनी अदर एरिया ऑफ जुरिडिक्शंस, मतलब जरूरी नहीं है कि जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वहीं से आप FIR, वहीं पे जाके FIR करो, आप कहीं भी जाके FIR कर दो, ठीक है, मतलब ई ऑनलाइन FIR कर दो, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन जाके उसको एज ए नॉर्मल FIR करवा दो। प्रोविजन ऑफ जीरो FIR जो है बेसिकली अंडर सेक्शन 773 क्लॉज 1 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2013, ये बेस्ड है ऑन जस्टिस वर्मा कमेटी, जो रिकमेंड करता है स्टैब्लिशमेंट आफ्टर 2012 निर्भया केस, है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्शंस चैप्टर 5, ठीक है। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले इसका जेनेसिस जो है बेसिकली ये एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो स्टैब्लिश किया गया है 25 जनवरी 1950 को। ये सिंस 2011 नेशनल वोटर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन जनवरी 25 एवरी ईयर, ठीक है, एक मतलब फैक्ट बता रहा है ये, टू मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आप देखोगे तो ये बेसिकली 15th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 324 से लेके 329 तक रहता है। स्टैट्यूटरी पोजीशन आप देखोगे तो बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर इसमें रहते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं बाई कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो कि 2023 को लाया गया था, जिसका नाम अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस, रेगुलेट किया जाता है और उसके अपॉइंटमेंट के लिए, सर्विस के लिए, कंडीशंस के लिए और टेनवर के लिए, ठीक है। अब देखो की रोल आप देखोगे तो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेट करता है इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, याद रखना है ग्रास रूट लेवल का नहीं करता है ना। आर्टिकल 324 के अंतर्गत ये सब आते हैं कि उनका की रोल क्या है, और यहाँ पे इनका आप स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आप देख सकते हो जो कि एक्ट 2023 में है, जो रेगुलेट करते हैं उनके अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशंस और टेनवर को, है ना। कंपोजिशन आप देखोगे तो बेसिकली चीफ इलेक्शन कमीशन रहते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं जो कि आर्टिकल 324 की क्लॉज 2 में दिया गया है। की फंक्शंस आप देखोगे तो ये सुपरवाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कंडक्ट करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, प्रिपेयर करते हैं इलेक्टोरल रूल्स फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली, साथ ही साथ क्या करते हैं, ग्रांट करते हैं रिकॉग्निशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड नेशनल एंड स्टेट लेवल्स, मतलब स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में कौन सा पार्टी पॉलिटिकल है, कौन सा नहीं है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी, उनके बारे में ये बेसिकली डिनोट करते हैं, बताते हैं कि ये वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है कि नहीं है। डिटरमाइंस एंड अनाउंसेस द रूल फॉर फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इलेक्शंस का होगा वो भी इन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है। रिसेंट स्टेप्स जो देखोगे आप इलेक्शन कमीशन के इंडिया के द्वारा लिया गया है फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो स्वीप एक बेसिकली क्या है, ये एक वोटर्स पार्टिसिपेशन, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन 2009 में इन्हांस किया गया था कि वोटर्स के पार्टिसिपेशन को हम और इन्हांस करें, इसीलिए एक रिफॉर्म्स लाया गया था स्वीप। अब उस दूसरा क्या है, होम वोटिंग फॉर सीनियर सिटीजन जो कि 85 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मतलब वैसे लोग जिसका उम्र 85 ईयर से ज़्यादा है उनके लिए वोटिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स एट होम और पब्लिक और PWD एंड 40% डिसेबिलिटी वाले फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड 40% डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए भी होम वोटिंग का प्रावधान लाया गया है इन जून 2024 जनरल इलेक्शंस में। एलिमिनेशंस देखोगे तो डुप्लीकेट वोटर्स दैट इज ID ऑफ 2025, ये क्या है, अंडर वे है विथ UIDAI सपोर्ट, मतलब UIDAI के सपोर्ट से, आधार कार्ड वाला है ना, तो आधार कार्ड के सपोर्ट से आप डुप्लीकेट वोटिंग जो सिस्टम है उसको, मतलब डुप्लीकेट वोटर्स को हटा रहे हैं वो, है ना। अब देखो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट अब देखते हो या फिर कोई रिफॉर्म जो लाया गया है इंडिया के इलेक्शन प्रोसेसेस में, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का ये केस है, जिसमें क्या मैंडेट आता है कि मैंडेटेड दैट कैंडिडेट जो है वो डिस्क्लोज करेंगे क्रिमिनल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल डिटेल जो इन्हांस करेंगे वोटर्स के ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है, मतलब आप बेसिकली ट्रांसपेरेंट हो कि आप कैसे रूल कर रहे हो, कि मतलब वी शुड नो आवर लीडर्स ना कि उनका मतलब बैकग्राउंड किस तरह का है, तो इसीलिए आपको एज एन डिस्क्लोज करना है क्रिमिनल, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल डिटेल्स। फिर पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है नोटा, नन ऑफ द अबव ऑप्शंस ऑन EVM में एक नोटा रहता है सबसे नीचे, ठीक है। उसके बाद लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, ये स्ट्रक डाउन करता है सेक्शन 8 का क्लॉज B ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जो इंश्योर करता है इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड लेजिस्लेटर। उसके बाद ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, ये बेसिकली डिक्लेयर करता है, मतलब ये डिक्लेयर किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो क्या है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल
है। तो देखो एक इलेक्टोरल बॉन्ड था ना कि एज इन SBI में आपको जमा करना है कुछ, अगर आप मान लो डोनेशंस देना चाहते हो तो वो एज इन 100 के न्यूमरिक में रहना चाहिए, मतलब उसमें रिफॉर्म्स था कुछ, आप एज इन देख सकते हो। रिस्टोरिंग द ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग, ये बेसिकली पॉलिटिकल फंडिंग के लिए था, तो पता नहीं चलता कितना पैसा डोनेशन में दिया जा रहा है, इसीलिए उनको हटा दिया गया, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषिट कर दिया गया। हाउएवर एज पर गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी जो है वो क्या है, वो नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर, मतलब 6 कंसेक्यूटिव ईयर से वैसी पार्टी जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं तो उनको रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। अब डिफरेंस देखते हैं रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के बीच में। तो रिकॉग्निशन स्टेटस आप देखोगे तो बेसिकली रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और रिकॉग्निशन एज अ स्टेट और नेशनल पार्टी। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। तो देखो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो रिकॉग्निशन स्टेट कैसे रहेगा, रजिस्टर होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, और कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। इलेक्शन सिंबल जो है वो रजिस्टर्ड पार्टी का किस तरह रहना चाहिए, तो प्रेफरेंस इन मैटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल। उसके बाद इलेक्शन पर्क्स जो है, मतलब 10 प्रपोजल्स रहने चाहिए, मतलब 10 प्रपोजल एक पॉलिटिकल पार्टी का रहना चाहिए जब वो अपना पार्टी को रजिस्टर घोषित करना चाहते हैं। कॉमन सिंबल फॉर कंटेस्टिंग जनरल इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, मतलब कॉमन सिंबल रहना चाहिए चाहे वो आप लोकसभा के लिए कर रहे हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कर रहे हो। मैक्सिमम जो है वो 20 स्टार कैंपेनर्स होने चाहिए आपके, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी एज इन नेशनल लेवल में कर रहे हो तो। अब देखो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी स्टेट और नेशनल में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो फिर दूसरा है यूज रिजर्व सिंबल ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन, रिजर्व सिंबल होना चाहिए। और तीसरा नीड ओनली 1 प्रपोजल, सिर्फ एक प्रपोजल होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्शन पर्क्स में नीड ओनली फॉर फाइलिंग द नॉमिनेशंस, ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्ट फैसिलिटीज ओवर द आकाशवाणी दूरदर्शन ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 40 कैंपेनर्स होने चाहिए। अब देखो स्पेशल इनिशिएटिव, अब देखोगे तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में था ये। देखो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो है फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR इन वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में होना चाहिए। मतलब SIR जो है कहाँ कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल, मतलब कहाँ कहाँ हो रहा है, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। अब देखो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ये है क्या, ये बेसिकली लीगली बैक किया गया है बाई आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कौन से सेक्शन से, सेक्शन 21 की क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 से। राइट, ये बेसिकली क्या है, इट इज़ अ हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन है जो किया जाता है बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा, जो इंश्योर करता है कि एनरोलमेंट जो है आप एलिजिबल है कि नहीं सिटीजन्स इन इलेक्टोरल रोल्स के लिए। मतलब बेसिकली देखा जा रहा है कि आप इंडियन सिटीजन हो कि नहीं, और आपका नाम इलेक्टोरल रोल में है या नहीं, और उसके काबिल आप हो या नहीं हो। सिटीजन्स इन इलेक्टोरल रोल जो है उसके बारे में हम देखते हैं तो SIR जो है वो बेसिकली कंडक्ट किया गया 8 टाइम्स, कितने बार, 8 बार, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, 8 टाइम्स टिल नाउ 1951 टू 2004। लास्ट एक्सरसाइज जो है वो अंडरटेकन किया गया था ओवर 21 ईयर्स अगो, कब, 21 साल पहले, 1951 से लेके 2004 तक हुआ है ये। और कितनी बार हुआ है, तो 8 बार हुआ है। ओके देखो, है ना, 8 टाइम्स यहाँ पे। अब देखो आगे देखते हैं इलेक्टोरल रोल्स के बारे में। इलेक्टोरल रोल जो है बेसिकली लिस्ट ऑफ पर्सन है जो रजिस्टर्ड है एज एन इलेक्टर्स रिसाइडिंग इन कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप एज इन निर्धारित हो, मतलब आप वहाँ के निवासी हो, वही ये कहना चाहता है। आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली क्या बोलता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, मतलब सेक्शन 19 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 स्टिपुलेट करता है कि मिनिमम एज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स कितना होना चाहिए, 18 साल। मतलब वही है ना, व्हाट वी कॉल अडल्ट, ओके आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम, 18 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, उसके अडल्ट सफरेज। ओके देखो थ्रू द 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 जो था वो मिनिमम एज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर जो है वो ब्रॉड डाउन कर देता है 18 टू 21। कितना, 18 टू 21। कब हुआ ये, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में हुआ है कि वोटर्स जो कि वोट डाल सकते हैं उनका एज जो है वो 21 साल से घटा के 18 साल ले आया गया था। अब देखो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम देखोगे तो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC के बारे में। CEC या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स आर and their appointment is done under चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023। ठीक है, देखो इन्फोग्राफिक बोल रहा है, चलो यहाँ देख लेते हैं की प्रोविजंस आप देखते हैं तो CEC एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023। तो क्वालिफिकेशन जो है CEC और इलेक्शन कमिश्नर का, तो ये मस्ट होल्ड और हैव हेल्ड पॉजिटिव इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कोई एक पोस्ट जो है, सॉरी पॉजिटिव मैंने पढ़ दिया, पोस्ट की कितना
मतलब रैंक कराना चाहिए, तो इक्वेलेंट टू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, IAS लेवल का पोस्ट बोल रहा है ये। मस्ट पोजेसेस एक्सपर्टीज इन मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस, ठीक है, ये इनका दो हैज इन है क्वालिफिकेशंस। अब देखो एक सर्च कमेटी होना चाहिए, जो लीडरशिप जो है वो बेसिकली देखेगा, वो हेड किया जाता है भाई मिनिस्टर ऑफ लॉज एंड जस्टिस, और कंपोजिशन उसके कितने रहते हैं सर्च कमेटी का, तो 2 मेंबर्स रहते हैं, एक सेक्रेटरी रैंक का रहता है और उससे एक हायर उसी या फिर हायर रैंक का रहना चाहिए 2 मेंबर। उसके फंक्शंस ये क्या करेंगे सर्च कमेटी, ये प्रिपेयर करेंगे पैनल किसके लिए, ऑफ 5 कैंडिडेट्स फॉर बेसिकली इलेक्शंस। अब देखो रजिस्टर मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए, अदर इलेक्शन कमीशन के लिए। फिर रेजिग्नेशन और रिमूवल आप देखोगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजाइन करेंगे बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, किसको लिखेंगे, प्रेसिडेंट को लिखेंगे। रिमूवल कंडीशन जो है बेसिकली ये किस तरह रहता है चीफ इलेक्शन कमीशन का, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इलेक्शन कमीशन का रिक्वायर्स इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन, ठीक है, मतलब इलेक्शन कमीशन का रिकमेंडेशन चाहिए, सॉरी चीफ इलेक्शन कमीशन का रिकमेंडेशन चाहिए। अगर आप इलेक्शन कमीशन को हटा रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और चीफ इलेक्शन कमीशन को आप अगर हटा रहे हो तो रिक्वायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रिकमेंडेशंस रिमूवल, मतलब वो उनको एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है उस तरह को हटाना पड़ेगा। उसके बाद देखो सेलेक्ट कमेटी एक होता है, जो बेसिकली मेंबर्स के कौन होते हैं, जो बेसिकली सर्च कमेटी होता है, एक सेलेक्ट कमेटी होता है। सेलेक्ट कमेटी जो है बेसिकली, तो इनमें जो है प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहता है मेंबर, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं भाई PM और मेंबर। देखो इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहीं पे ना सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसे रखा गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि ठीक है जुडिशरी कांट बी ए पार्ट ऑफ इट, राइट। उस पर रिकमेंड्स देखोगे ये क्या करते हैं, कैंडिडेट टू द प्रेसिडेंट्स। टर्म आप देखोगे तो बेसिकली 6 ईयर और अंटिल 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाए। उस पर टर्म्स और कंडीशंस देखोगे तो इफ इलेक्शन कमीशन बिकम्स द चीफ इलेक्शन कमीशन, कंबाइंड टेन्योर कैन नॉट एक्सीड 6 ईयर और नो रिअपॉइंटमेंट अलाउड, कोई भी रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अपॉइंटमेंट इज डन अंडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। ये हो गया हमारा। देखो 2023 का में एक एक्ट आया था, वो क्या प्रोवाइड करवाता है, देखो वो प्रोवाइड करता है मोर ऑटोनॉमी टू चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर एक्ट। कैसे, जैसे देखो कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन जो एंजॉय करते हैं सुप्रीम कोर्ट जज लेवल सैलरी एंड बेनिफिट, ठीक है, ये बता रहा है कि 2023 के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड है ऑटोनॉमी चीफ इलेक्शन कमीशन को, या फिर ज़्यादा है ऑटोनॉमी, देखते हैं कैसे। तो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन जो है वो एंजॉय करता है सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल का सैलरी और बेनिफिट, ग्रांट मिलता है, मतलब इम्यूनिटी मिलता है, सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ नहीं चल सकता है फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज़। साथ ही साथ सर्च और इलेक्शन कमिटीज़, सर्च और सिलेक्शंस कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट और फिक्स टेन्योर फॉर चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। अब देखो प्रोसेस क्या है रिमूवल का, एज मेंशन अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4। तो हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था ना कि रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन इज सेम एज दैट ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। चलिए उसको देखते हैं। तो आर्टिकल 324 क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग स्टेट जो है, मतलब ये 324 क्लॉज 5 ये बताता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली द लाइक मैनर ग्राउंड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दस रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन बिगिंस विद अ मोशन इन आइदर हाउस एरिजिंग मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मतलब एक मोशन आपको बेसिकली लाना होगा, कैसे, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। एक बार अगर मोशन एडमिट हो जाता है तो कमेटी जो है वो क्या करते हैं, इंक्वायर करते हैं इनटू वैलिडिटी ऑफ द चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो कुछ दिन पहले कुछ एक वकील थे ना, जज थे, तो उनके घर में बहुत सारा पैसा मिला था ना, तो वो फिर जगदीप धांगड़ ने वो बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। वो कहानी आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो मोशन आप देखोगे तो मोशन ऑफ रिमूवल देन मस्ट बी पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। साथ ही साथ आफ्टर दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है पास करते हैं अदर एंड passes an order removing the chief election commissioner। वो एक ऑर्डर पास कर देते हैं कि ठीक है आप उनको हटा सकते हो, ठीक है। अब देखो की टर्म्स देखते हैं या फिर इनिशिएटिव इन न्यूज़ में। सबसे पहले इसाइनेट या फिर इकाईनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म, बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज़ करते हैं ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग द रिसेंट बाई इलेक्शन। जो बाई इलेक्शन हुआ था इन 5 असेंबली कंस्टिट्यूंसी, उसमें ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया था। ये एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, टाइमली वोटर्स टर्नआउट रिपोर्टिंग के लिए। इसके अंदर मतलब ये अंडर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 फ्रेम किया गया अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये क्या करता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो क्या करना चाहिए, प्रोवाइड फॉर्म 17C टू बूथ लेवल अगेंस्ट आफ्टर एजेंट्स आफ्टर पोल्स। मतलब प्रेसिडेंट
प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो क्या प्रोवाइड करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे फॉर्म 70 किनको, बूथ लेवल एजेंट्स को, जैसे ही पोल खत्म होता है। और फॉर्म 17C जो है वो क्या करता है, रिकॉर्ड्स पोलिंग स्टेशन वाइज वोटर टर्नआउट डिटेल। तो वोटर के कितना वोट वहाँ पे हुआ है, तो वोटर टर्नआउट कितने लोग वोट देने आए थे उसका डिटेल बेसिकली यहाँ पे रहता है। इलेक्टर्स वोट कास्ट डिनाइड नॉट रिकॉर्डेड एंड कैंडिडेट वाइज टोटल वोटर पोल्ड, ये सब सारा कुछ उसमें रहता है। ठीक है, समझ में आया ना, वोटर कितना कास्ट हुआ है, कितना डिनाइड हुआ है, जो नॉट रिकॉर्डेड है, और कैंडिडेट वाइज टोटल वोटर पोल्ड। उसके बाद इन रूल 49B जो है वो क्या करता है, ये रिवाइज करता है, रिवाइज टू इम्प्रूव ईवीएम बैलेट पेपर रीडेबिलिटी, जो इंक्लूड करता है कलर फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट्स। अब देखो की फीचर्स आप देखते हो बेसिकली ECI नेट ऐप का, तो ये क्या करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है अपडेट करता है वोटर टर्नआउट डेटा एवरी 2 आवर ऑन पोलिंग डेट। तो पोलिंग डे को हर 2 घंटे में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो क्या है वो अपडेट करता है कितना वोट आया है, मतलब बताया जाता है ना कि कितने लोग आए हैं वोट करने के लिए, तो हर 2 घंटे में होते रहता है। ओनली डेजिग्नेटेड इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल जो है वो एंटर लेते हैं डेटा टू इंश्योर द एक्यूरेसी, मतलब इंश्योर उस एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए वो कौन करेंगे, डेजिग्नेटेड EC ऑफिशियल्स। उसके बाद फास्टर इंडेक्स कार्ड पब्लिकेशन, मतलब इन 72 ईयर्स ऑफ रिजल्ट, 72 आवर्स ऑफ रिजल्ट। और इंडेक्स कार्ड पब्लिकेशंस होता है कितने घंटे में, 72 घंटे ऑफ द रिजल्ट में। इंडेक्स कार्ड जो है वो आर नॉट स्टैट्यूटरी पोस्ट इलेक्शन रिपोर्ट्स, जो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल डेटा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना वोटर टर्नआउट हुआ है उस डेटा को, ऑन कैंडिडेट, वोटर, वोटर्स पार्टी, शेयर्स, जेंडर, वोटिंग पैटर्न्स और रीजनल वेरिएशन, सब के बारे में ये बेसिकली फास्टर कार्ड पब्लिकेशन 72 घंटे में रिजल्ट बताता है। पोस्टल बैलेट के बारे में थोड़ा देख लेते, तो ठीक है, आपको ये समझ में आया ना ऊपर वाला, है ना, ये ECI नेट डिजिटल आपको इतना पता होना चाहिए, बस आपको इतना ये ज़्यादा पता होना चाहिए। 5 असेंबली कंस्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन में यूज़ किया गया था ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म। पोस्टल बैलेट देखते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशंस वो क्या करता है, पेनल्टीमेट राउंड ऑफ EVM काउंटिंग शैल बी टेकन अप ओनली आफ्टर कंप्लीट काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट, मतलब अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के अनुसार पेनल्टीमेट राउंड जो है EVM काउंटिंग का वो कब होना चाहिए, जब तक खत्म ना हो, आफ्टर कंप्लीट काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट के बारे में अगर देखते हैं तो ये अलाउ करता है वोटर्स को कि वो कास्ट करे अपना वोट ऑन इलेक्ट्रॉनिकली रिवाइज्ड पोस्टल बैलेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली रिवाइज्ड पोस्टल बैलेट में क्या करेंगे, अपना वोट देंगे। लीगल फ्रेमवर्क आप देखोगे पोस्टल बैलेट का, तो ये गवर्न किया जाता है बाय कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पर। पोस्टल बैलेट जो है वो क्या करता है, एम्बेड करता है थ्री एक्सेप्शंस, दैट इज पोलिंग टेक्स प्लेस आउटसाइड पोलिंग स्टेशन, साथ ही साथ इट इज़ बाय नॉन EVM मेथोडोलॉजी, मतलब इसमें EVM का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, ये नॉन EVM मेथोडोलॉजी होता है, आउटस्टैंडिंग पोलिंग स्टेशन होता है, और साथ ही मतलब बाहर रहता है, एंड टेक्स प्लेस प्रायर टू द डेट ऑफ पोल एग्जिस्ट, है ना, पोल फिक्स्ड। उसके बाद देखो इशू ऑफ बैलेट पेपर देखोगे तो बैलेट पेपर पोस्टल बैलेट पेपर शैल बी सेंट बाई पोस्ट, मतलब वो कैसे भेजा जाएगा, पोस्ट के अंतर्गत, मतलब पोस्ट से via post and सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग टू इलेक्टर टुगेदर विद द डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्म 30, मतलब साथ ही साथ एक फॉर्म 13 होना चाहिए। देखिए इतना पता नहीं है, जरूरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कवर फॉर्म 13 भी और लार्ज कवर, देखो इतना अगर आप जानोगे तो मेन चीज़ें वो भूल जाओगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पोस्टल बैलेट जो है एम्बेड करता है 3 एक्सेप्शंस, कौन सा कि वहाँ पे जो है आउटस्टैंडिंग पोस्टल पोलिंग स्टेशन होता है, पोलिंग टेक्स प्लेस एट आउटस्टैंडिंग पोलिंग स्टेशन, कहीं पे जाके नहीं है। ठीक है, और उसके बाद नॉन EVM मेथोडोलॉजी रहता है, और प्रायर टू द डेट ऑफ पोल फिक्स्ड, ये आपको बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब पोस्टल बैलेट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो सर्विस वोटर होते हैं, स्पेशल वोटर्स होते हैं, एब्सेंट वोटर्स होते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशंस होते हैं, और इलेक्शन ड्यूटी वाले पर्सनल्स होते हैं। सर्विस वोटर्स मतलब मेंबर जो है बेसिकली आर्म्ड फोर्स में है या फिर पुलिस फोर्स में है, जो सर्व कर रहे हैं आउटसाइड देयर स्टेट्स, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स पोस्टेड अब्रॉड, ये हैं एज इन सर्विस वोटर्स। स्पेशल वोटर्स कौन है, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर और अदर हाई रैंकिंग डिग्निटरीज एंड देयर स्पाउस, उनके बाल बच्चे, है ना, ये हो गया हमारा स्पेशल वोटर्स। एब्सेंटी वोटर्स तो सीनियर अबव 85 या फिर PWDs विद अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ लेस देन इज मोर देन 40%, और इलेक्टर्स इन्फेक्टेड विद COVID-19 एंड इलेक्टर्स एम्प्लॉयड इन एसेंशियल सर्विसेज, ये लोग को एब्सेंटी वोटी बोला गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब जो बंद है, तो इलेक्टर्स हु आर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जेल में बंद है। उसके बाद इलेक्शन ड्यूटीज़ में जो फंसे हुए लोग, उनके लिए तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट, पोलिंग पर्सनल और रिटर्निंग ऑफिसर, ये सब भी रहते हैं एज इन पोस्टल बैलेट के लिए एलिजिबल। अब देखो